Good morning, my dear students. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है फंक्शन। आपको एनसीईआरटी में रिलेशन एंड फंक्शन दोनों साथ में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इससे पहले सेट्स एंड रिलेशन दो चैप्टर मैंने पढ़ाया। सेट्स का मैंने टोटल 14 लेक्चर लिया था और रिलेशन का मैंने 7 लेक्चर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो आपको मैंने रिलेशन टॉपिक में भी समझाया था कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर पहले आप सेट चैप्टर नहीं पढ़ें तो पहले सेट्स को पढ़ें, फिर रिलेशन को पढ़ें, तो अब उसके बाद फंक्शन को पढ़ें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है स्टूडेंट्स। तो ही क्लियर विजन आएगा, मतलब कि आइडेंटिटी आप रटना नहीं है, मतलब वो आपको विजुअलाइज होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो, ठीक है। और सेकंड चीज ये स्टूडेंट्स कि जिस तरह आपको बताया था मैंने रिलेशन टॉपिक में कि क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन दोनों 50% है। 50% कहने का मकसद कि बेसिक है। आपको यही चीज आपको 12th में फिर से मिलेगा। तो अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन ठीक से, तो फिर आपको फिर 12th में प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए बेसिक यहीं पे स्ट्रांग है। अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक फंक्शन है। हम लोग टॉपिक को फंक्शन देखते हैं और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। फिर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं सोच रहा था कि रिलेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन ये तीनों कंग्रुएंट टॉपिक है, इसीलिए मैं पहले कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा पे आ रहा हूँ, फिर उसके मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से फिर मैं अलजेब्रा का सारा टॉपिक लूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है 11th में और 12th में, क्योंकि आपको पता है कि हम मेरा पढ़ाने का स्टाइल कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसका ओवरव्यू देते हैं कि टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। इससे विजुअलाइज होता है कि मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारा टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं फंक्शन। नॉइस स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक है फंक्शन स्टूडेंट्स और हम फंक्शन का सिलेबस देखते हैं। आधा 11th में है, आधा 12th में, ठीक है स्टूडेंट्स। 11th में मैंने क्या पढ़ना है हमको? 11th में फंक्शन कहते हैं किसको है और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। सेकंड ग्राफ, हम लोग बहुत सारा अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे, उसका ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है सेकंड में। और थर्ड में हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए सीखना है कि डोमेन कैसे फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज डिफरेंट। वो डोमेन नहीं, आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग रिलेशन टॉपिक में पढ़े थे डोमेन, वो तो बस एक सिंपल बेसिक था। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट क्वेश्चन का हम लोग को डोमेन निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें कि हम लॉ ऑफ डोमेन भी पढ़ेंगे। मेनली मेरा 3 टॉपिक है, फंक्शन को पहचानना और ये करना, फिर ग्राफ पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, क्योंकि इस सबसे ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम इसी में डोमेन रेंज चैप्टर में आता है। और ये अगर फाइंड करने नहीं आता है तो उसको फिर 12th में ये जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं फिर वहां दिक्कत आता है। तो बेसिक सबसे जड़ है ये डोमेन एंड रेंज। फिर ग्राफ भी समझना बहुत जरूरी है और फंक्शन कहते किसको, आइडेंटिफाई कैसे होता है इसको भी जानना जरूरी है। तो मेनली 3 पार्ट है 11th में। और फिर 12th में क्या है, जिस तरह से आपको याद होगा कि रिलेशन चैप्टर में भी टाइप ऑफ रिलेशन सारा 12th में है, उसी तरीके से फंक्शन चैप्टर में भी बेसिक 11th में है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टाइप ऑफ फंक्शन है बहुत सारा, ये सब जो है ये सब आप देख सकते हैं, इतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये सारा जो टाइप ऑफ फंक्शन है ये हमारा 12th में है। तो बेसिक हमको अभी जानना बहुत जरूरी है, जो कि फिर 12th में यूज होगा। अगर अभी आप वीक रह गए तो फिर 12th में आपको प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फंक्शन को फंक्शन कहते हैं किसको जानना है, आइडेंटिफाई करना है, वो थ्रू हम लोग जाएंगे। और आपको फंक्शन में अप्रॉक्स 6 से 7 लेक्चर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोमेन एंड रेंज इसमें थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। और आप क्लास 11th में है, अभी आप पेशेंस से पढ़िए, डीप पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, शॉर्टकट मत भागिए स्टूडेंट। शॉर्टकट जो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। इसीलिए आप गो थ्रू कीजिए, रीजन क्यों कैसे आप जानने का कोशिश कीजिए। आप मेरे कमेंट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे। आप जो जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो हम अपना पूरा कोशिश करेंगे आपको हम बताने का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। नॉइस फ्रेंड्स, अब हम लोग फंक्शन को समझते हैं। अच्छा, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या सारा रिलेशन फंक्शन होता है क्या?
आपको पहले ही बताया था कि आप शायद कहेंगे हाँ या नहीं, आप दोनों आंसर देंगे। अभी हम बताएंगे कि सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, अभी सारा चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। तो अच्छा पहले एक चीज़ बताओ कि रिलेशन कहते किसको है। आपको मैंने बैक चैप्टर में मैंने पढ़ाया, बताओ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, जब हम कोई दो सेट लेते हैं, कोई ए सेट लेते हैं और बी सेट लेते हैं, तो जब इसका क्रॉस करते हैं तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है ये रिलेशन, क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए और बी का जो क्रॉस करने का जो ऑर्डर्ड पेयर आता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो उसके बाद ये क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। ये जी स्टैंड्स फॉर या फिर एफ लिख देते हैं, एफ स्टैंड्स फॉर एफ सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। मतलब कि सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको हम क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए स्टूडेंट, फंक्शन बहुत सारे को आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम होता है कि फंक्शन कहते किसको है, ठीक है। तो अभी आपको इजीली भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो आपको एक सिंपल स्टोरी समझाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये कोई सेट ए हो गया, ये कोई सेट बी हो गया, ठीक है। इसमें से ए बी सी और इसमें 1 2 3, ठीक है। जैसे ये दो सेट हो गया, ठीक है। आप समझिए कि ये दो टीम है, ठीक है। ये ए कोई टीम है, बी टीम है, ठीक है। ए बी सी क्या है, ये कोई एक मैन है, मतलब पर्सन है। और 1 2 3 भी क्या है, पर्सन है। ये एक टीम हो गया, दूसरा ये टीम हो गया, ठीक है। अब सब कोई वार करने वाला है, मतलब इसके ए बी के तो वार ये फर्स्ट टॉस जीता, टॉस ए टीम ने जीता। तो ये वार किससे करेगा, एरो से। एरो आप तीर धनुष, आप हिंदी भाषा में जानते होंगे तीर धनुष। तो सबके पास एरो है, एरो से तीर धनुष से वार करेगा, ठीक है। सिंपल स्टोरी है। तो इसमें पहला चीज हम लोग को लेट क्या करना है कि ऑल पर्सन सारा जो जितना पर्सन है वो सबके पास एक ही तीर है। ऑल पर्सन हैव इंडिविजुअल ओनली वन एरो, ठीक है। मतलब सबके पास एक ही एरो है, सबके पास, इसके पास भी एक एरो है, इसके पास भी एक एरो है, इसके पास भी एक एरो है, ठीक है। सबके पास एक एरो है। और दूसरा चीज क्या है कि सबके पास एक एरो है, ठीक है। तो इसमें है कि और दूसरा है कि सब कोई एरो चलाएगा। फर्स्ट ऑल पर्सन हैव इंडिविजुअली ओनली वन एरो, एंड सेकंड में आएगा कि सब कोई ये जो तीर जो चलाएगा, सब कोई तीर चलाएगा। हिंदी में ही लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि सभी पर्सन एरो चलाएंगे। आपको हिंदी में लिख दिए जो कि समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कि सभी पर्सन एरो चलाएंगे, ठीक है। बस इसका मतलब क्या हुआ कि टीम ए का जो है, मतलब टीम ए का जो सबको इसमें पहला सबको एरो चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बी चलाया सी नहीं चलाएगा, मतलब कि सबको ही चलाना चाहिए। मतलब ए भी चलाएगा, बी भी चलाएगा, सी भी चलाएगा, सारा चलाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज, ऑल पर्सन हैव इंडिविजुअली ओनली वन एरो, सबके पर्सन के पास एक एरो है, ठीक है। फिर से आपको ये बनाते हैं ए बी सी 1 2 3। अच्छा बताओ कि सबके पास एक है, एक एरो है। तो क्या, अच्छा ये जब टीम वार करेगा तो ये सबके पास ये दो वार कर सकता है क्या? तो ये ए पर्सन जो है क्या ये दो एरो अलग अलग दो को वार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही एरो है ना। या तो इसको मारेगा या तो इसको मारेगा, दोनों को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जैसे ये ए बी सी हो गया, ये 1 2 3 हो गया। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी इसको तीर मार दिया, एरो मार दिया, और फिर दूसरा भी इसको एरो चला दिया, ठीक है। ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई वहां पे खड़ा है, हम एरो शूट कर रहे हैं, दूसरा वो भी शूट कर दिया, तो दो अलग अलग पर्सन एक आदमी को शूट कर सकता है एरो से, लेकिन एक ही आदमी दो को कैसे शूट करे? क्योंकि मेरा कंडीशन जानते हैं कि सबके पास एक ही एरो है। तो ये समझ में आया। तो ये चीज हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही डिफिनेशन है फंक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि टीम ए का सारा पर्सन एरो चलाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि सबके पास एक ही एरो है, मतलब कि एक पर्सन दो डिफरेंट आदमी को नहीं मार पाएगा, लेकिन हाँ दो डिफरेंट आदमी दो पर्सन एक एरो चला सकता है। ये चीज आप समझ सकते हैं। और ये नहीं हुआ, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग फंक्शन के डिफिनेशन पे आएंगे, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन से बच्चा रट लेता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो ये चीज को नोट कर लो स्टूडेंट्स, कि आपके लैंग्वेज में ये रहेगा कि कौन चलाएगा। तो
स्टूडेंट्स ये चीज़ को सिर्फ नोट कर लो, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज में काम आएगा, ये चीज़ समझने में आपको काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को नोट करो, ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो, ये क्यों नहीं हुआ और ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अभी हम लोग अभी फंक्शन को समझेंगे। नॉइस स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस आपको अभी मैंने एक सिंपल स्टोरी समझाया जिसमें कि फंक्शन कैसे किसको कहते हैं। तो इसमें देखो ए सेट दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट है, इसमें ABCD एलिमेंट है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, ए से बी की ओर फंक्शन है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है या नहीं है। इसमें मैंने 6 एग्जाम्पल लेकर के रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे अभी बैक लेक्चर में अभी जैसे बैक मतलब टॉपिक में मैंने बताया कि फंक्शन को समझने का क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट क्या चीज मैंने बताया कि सारा एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है एरो चलाना चाहिए, मतलब ऑल एलिमेंट सेट ए एरो चलाना चाहिए, एरो चलाना चाहिए। पहला कंडीशन बताए थे, पहला कंडीशन क्या था कि सारा एलिमेंट सेट ए का एरो चलाना चाहिए, और दूसरा क्या है कि सबके पास सारा एलिमेंट के पास एक एरो है, only one arrow have each element। समझ में आया स्टूडेंट्स कि दो चीज है कि सेट ए का सारा सब कोई तीर चलाना चाहिए सारा एलिमेंट, और दूसरा क्या है सबके पास एक एक ही एरो है, एक से ज्यादा एरो नहीं है, ठीक है। इसी दो कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग फंक्शन जानेंगे कि फंक्शन की है क्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम लोग देखते हैं। पहला क्या दिया 1A और 2B, ये हो गया 1A और ये हो गया 2B। तो पहला हमारा क्या कंडीशन था कि सेट ए का जो है वो सारा एलिमेंट एरो चलाना चाहिए। क्या 3 एरो चलाया है? नहीं चलाया है, तो इसीलिए ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो f of 3, इसका अगर रीजन देखा तो f of 3 does not exist, ठीक है। f of 3 मतलब फंक्शन का 3 का कोई बना नहीं किसी से, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी आप और यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेट ए में क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है 1 और सिर्फ 2 पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑर्डर आपको ये बताया था ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है, तो ये 1 और 2, 3 कहाँ है? 3 नहीं है, समझ में आया। तो ये फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसीलिए फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं F2, इसमें क्या है 1A 2C 3B। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1A 2C और 3B, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब ये देखो पहला हमारा कंडीशन क्या करता था कि सेट ए सब कोई एरो चलाना चाहिए। देखो 1 भी चलाया, 2 भी चलाया, 3 भी चलाया, कोई दिक्कत नहीं हमको। और बी में भी, और उसका दूसरा कंडीशन क्या था सबके पास एक एक एरो है, तो ये देखो सबके पास एक एक एरो है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 2 3 तीनों आ गया, तीनों एलिमेंट आ गया। यहाँ से भी आप देखना जान समझ सकते हैं। तो ये मेरा ये नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया, फंक्शन हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा थर्ड देखते हैं F3 क्या होता है 1A 2B 3C और अच्छा DB है ना, इसमें DB है, तो 3 के साथ DB है, ठीक है। तो सब में DB हम ऐड कर देते हैं, D ना स्टूडेंट्स। अब देखो अब ये चीज हो गया। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो कि आप ये देखो कि सब कोई फर्स्ट सेट ए का सारा एलिमेंट तीर चलाया है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि सबके पास एक ही एरो है। ये देखो इसने क्या किया 3 से C को भी वार कर दिया, 3 से D को भी वार कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है? आपके पास एक ही एरो है, आपने 2 कैसे वार कर दिया? इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। और यहां से भी आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 3 के साथ C है और 3 के साथ D है। तो मतलब क्या हुआ कि f of 3 मतलब वो अगर f of 3 निकालेंगे तो C भी होगा, और f of 3 निकालेंगे तो D भी होगा, समझ में आया। ये चीज धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ये समझ में आया कि ये यूनिक नहीं हुआ। अभी आपको बताएंगे फंक्शन के टॉपिक में कि फंक्शन का डिफिनेशन से, यहाँ आपको हम उस स्टोरी के मेथड से बता रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, समझ में आ गया। उसके ये देखो इसका क्या है F4, तो ये क्या हुआ? फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये देखो 1A, इसको हम लोग नोटिस करते हैं 1A 2B और उसके बाद 3B। ये देखो अब ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा लिए F3 को समझना बहुत जरूरी था, ये लिख देते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट।
और ये वाला भी लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम लोग इससे एरो डायग्राम से देखते हैं। अच्छा बताओ, क्या कोई किसी को हम एरो चला रहे हैं तो क्या दो डिफरेंट आदमी एक को एरो नहीं चला सकता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन, सब कोई एरो चला रहा है, 1 भी चला रहा है, 2 भी चला रहा है, 3 भी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड, सबके पास एक एक एरो है, ये भी सही है। इसमें से देखो कि दो डिफरेंट आदमी एक को ही वार कर रहा है, मतलब सही है, एक एरो है, वार कर सकता है, मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, ये क्या फंक्शन हो गया। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करने सीखते हैं कि यहाँ देखो 2 से b है और 3 से b है, बाद में इक्वल है। इस बार देखो क्या है, 2 और b और 3 और b बाद में इक्वल, तो बाद में इक्वल से कोई मतलब नहीं, ये आप एरो डायग्राम से समझ सकते हैं। और इसको समझ सकते हैं कि फिर 3 फर्स्ट है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर दो कॉमन अगर दिख गया। अब देखो दो चीज है, आप एरो डायग्राम से भी देखने के लिए समझिए और ये ऑर्डर पेयर से भी लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में जो है इससे भी समझना है हमको देखने के लिए। तो इससे हम ये समझ गए कि अगर ये आगे में 3 आया, 3C 3D मतलब ये डिफाइन नहीं हो रहा है, दो अलग अलग आ रहा है, मतलब ये यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज को, इसीलिए ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ और ये मेरा फंक्शन हो गया। ये क्यों फंक्शन हुआ आप यहाँ से समझ सकते हैं, एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं और मैंने जो स्टोरी बताया वहां से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा F5 देखते हैं। F5 क्या है? F5 है 1A 2B, उसके बाद 3B, उसके बाद है 3C। ये देखो, ये एरो डायग्राम देखो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि सेट ए सारा एलिमेंट चलाना चाहिए तीर, 1 2 3 तीनों तीर चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब सबके पास एक एक है, आप ये देखो फुलफिल 2B को, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये चीज को देखो पहले, 2B और 3B, ये देखो कि 2B B को वार किया और 3B B को वार किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज अभी मैंने F4 में देखा था यही कंडीशन ये वाला है, 2B और 3B, मतलब ये चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गया हमको कि ये वाले देखो 3B और 3C, मतलब क्या हुआ कि 3 ने क्या किया, B को भी वार कर दिया और 3 ने C को भी वार कर दिया। आप जानते हैं सबके पास एक ही एरो है, तो 3B को भी 3C को भी कैसे कर देगा, ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया F3 में, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया, ये वाला कंडीशन वाला गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये फिर फंक्शन नहीं हुआ मेरा। समझ में आया? ये क्या किया मैंने, F3 और F4 को दोनों ऐड करके ये टॉपिक बनाया, ये सॉरी F5 एग्जांपल दिया, ये चीज समझाने के लिए कि देखो कि एक कंडीशन कैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये F3 और F4 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा लास्ट F6 फंक्शन है, इसमें क्या कर रहा है कि 1B A को करेगा, 1B A के साथ फंक्शन बनाएगा, 2B A के साथ और 3B A के साथ। क्या ये पॉसिबल है? आप ये देखो, पहला कंडीशन क्या है, सेट ए का सारा एलिमेंट करना चाहिए, मतलब एरो चलाना चाहिए, कंडीशन फुलफिल है। सेकंड क्या करता है, सबके पास एक एक एरो है, तो सही बात है ना। जैसे कि यहाँ देखो कि दो पर्सन किसी एक को तो वार कर सकता है, 2 पर्सन वो भी तीर मार दिया, वो भी तीर मार दिया, उसी तरीके से क्या 3 पर्सन नहीं मार सकता है क्या, 3 पर्सन भी मार सकता है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, इस पूरे स्टोरी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ एक पहला कंडीशन ध्यान रखना कि पहले ये चीज को भी समझना जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी था कि अगर सेट ए का अगर कोई एक भी अगर तीर नहीं चलाया तो वो फंक्शन नहीं होता है। दूसरा चीज ये सीखना था कि कोई एक आदमी दो को नहीं मार सकता है, ये आप F3 में समझ गए। और F4 में क्या था कि कोई 2 आदमी एक आदमी को तीर मार सकता है। ठीक है, ये चीज आप F4 में समझ गए। तो बस यहाँ पे 3 था, F1 F3 और F4, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना था। और ये था हमारा टॉपिक फंक्शन का, कि कैसे हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। अभी हम लोग डिफिनेशन को अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको सारा चीज को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। फिर हम लोग अभी अब आपको हम डिफिनेशन के मेथड से भी हम इसको समझाते हैं स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन समझते हैं, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। फंक्शन क्या होता है, एक नॉन वॉइड सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। ये आपको बताए थे हमने कि रिलेशन भी A क्रॉस B का सबसेट होता है और फंक्शन भी A क्रॉस B का सबसेट होता है। फंक्शन फ्रॉम A टू B है। ठीक है, इसका पहला कंडीशन क्या है कि ऑल एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट B, मतलब कह रहा है कि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में एसोसिएट करना चाहिए। जैसे इसको हम लिखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे इसको हम लिखने के लिए करें, ये क्या
देखते हैं F1 अगर 1 दिए फंक्शन में तो क्या आया A आया, अगर F2 दिए फंक्शन में तो आया B आया, जिसको कि ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1A और 2B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये F1 का एग्जांपल है, जैसे आपको प्रीवियस में मैंने बताया था। तो इसमें क्या कर रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये जो सेट ए है इसका सारा एलिमेंट जो है बी से एसोसिएट करना चाहिए। क्या सारा एलिमेंट कर रहा है? 1 ए के साथ कर रहा है, 2 बी के साथ कर रहा है, 3 किसी के साथ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यहाँ पे करंट लिखेंगे हम लोग F3 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। समझ में आया कि एक पहला कंडीशन क्या करता है कि सबको एग्जिस्ट करना, क्या सबको एक एसोसिएट करना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। ये कंडीशन वहां पे क्या बताए थे कि सबको ही तीर चलाना चाहिए, वो आपको शॉर्टकट मेथड बताए थे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या कंडीशन करता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ये देखो, अब इसमें देखो ऑल एलिमेंट वाला पॉइंट था, इसमें क्या पॉइंट है? यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट कहने का मतलब क्या, जैसे कि F3 का एग्जांपल मैंने दिया था, इसका ऑर्डर्ड पेयर कर निकाले, F1 का तो A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, F2 का भी B हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो F3 का क्या हो गया? C, जब 3 दिए तो C हुआ, और F3 दिए तो D भी हुआ, F3 से C भी हुआ, F3 से D भी हुआ, तो यही यूनिक नहीं हुआ। हियर F3 इज नॉट यूनिक। समझ में आया? ये चीज आपको दिख रहा होगा, इज नॉट यूनिक, आपको कट नहीं ना रहा है, F3 नॉट यूनिक। समझ में आया? तो ये देखो, क्योंकि इसका 2 है, F3 का जो है 2 इमेज आ रहा है, F3 का क्या आ रहा है? 2 इमेज आ रहा है, इसीलिए ये भी फंक्शन नहीं है। समझ में आया कि इसीलिए वहां जी आपको बताए थे ना कि जब एक ही तीर है तो कैसे 2 आदमी को हम एक तीर से मार देंगे, वहां पे ये चीज मैंने बताया था। यहाँ आप उस मेथड से भी समझ सकते हैं जो आपके बुक के मेथड से, ये यूनिक नहीं है, जिस सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसका देखो, यहाँ से देखो, इसका F1 इक्वल टू A, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो F2 का निकालेंगे तो B, और F3 का भी निकालेंगे तो B। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अलग अलग इमेज आ रहा था तो दिक्कत था। यहाँ पे वहां पे क्या बताया था मैंने कि 2 आदमी अगर तीर चलाएगा तो किसी एक को तो मार सकता है। यहाँ देखो 2 आदमी एक को तीर मार रहा है, वहां मार सकता है। और ये यूनिक भी है कि F2 B को तीर मार दिया, F3 भी B को तीर मार दिया, तो इट इज यूनिक, इट इज यूनिक। लेकिन ये यूनिक नहीं था। समझ में आया? ये यूनिक नहीं था, क्यों? क्योंकि F3 का भी वैल्यू C आ रहा है, F3 का भी D वैल्यू आ रहा है, मतलब एक वैल्यू देने पे 2 इमेज नहीं आना चाहिए। अगर एक डोमेन में एक दे रहे हैं तो रेंज में भी एक मिलना चाहिए, रेंज में 2 इमेज नहीं मिलना, ज्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए। ये चीज समझ गए होंगे आप, और ये हमारा फंक्शन हो जाता है। तो ये चीज 3 इंपॉर्टेंट था, ये डिफिनेशन था, डिफिनेशन को नोट कर दे। और एक और स्टूडेंट, एक और चीज कि फंक्शन को हम नोटेट कैसे करते हैं। F इज फंक्शन फ्रॉम A to B, ये तो आप जानते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं F मैप्स A to B। ठीक है, मैप्स मतलब होता है फंक्शन फ्रॉम A to B, तो ये F मैप्स A to B, इसको दूसरी भाषा में ये भी लिखते हैं। और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, और कि F उसके बाद ये 2 पॉइंट, ये क्या कहता है? सच दैट F सच दैट A to B, ये हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको C से लिखना है, F सच दैट C से D, समझ में आया? ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्टकट में लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट C टू सेट D। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज समझ में आ गया होगा, मैंने फंक्शन से भी समझा दिया, और इससे पहले मैंने एग्जांपल लेके भी आपको इसको समझा दिया स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको फंक्शन समझा दिया कि इसको कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक हमारा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या सारा रिलेशन फंक्शन होता है? जो सारा क्वेश्चन पे पिछले रिलेशन चैप्टर से चलते आ रहा है, तो आप जानते हैं ये सारा जितना भी लिखा हो, कोई भी से ऑर्डर्ड पेयर बना दो वो रिलेशन बन जाता है, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि F1 क्या है, जैसे देखो F1 F2 F3 F4 F6
ऑल इज रिलेशन, ठीक है, ऑल इज रिलेशन। आप जानते हैं कि कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर बना दो वो रिलेशन बन जाता है, बट अभी हम प्रूव किए हैं F1 F3 रिलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं है, और F4 और F6 फंक्शन है, अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि F1 एंड F3 इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन, बट F4 F6 इज फंक्शन, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आया, यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं कि ऑल यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं कि ऑल फंक्शन इज ए रिलेशन, ऑल फंक्शन इज ए रिलेशन। अगर इसका अपोजिट बोले तो सारा फंक्शन जो होगा वो रिलेशन तो होगा ही, बट ऑल रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन। ये हमारा नॉट था स्टूडेंट्स। ये चीज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है लेकिन सारा फंक्शन रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मेथड में बताएंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम एक दो क्वेश्चन कराएंगे इस पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पाई मैथ्स बाय टीवी सर चैनल यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो स्टूडेंट्स। और जो अगर आपका कोई दोस्त है स्टूडेंट्स तो उसको भी शेयर कर दो जो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके स्टूडेंट। तो थैंक यू।